वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास नाई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हजाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे सींग उग रहे थे। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानता था। जब भोलू ने पहली बार यह नजारा देखा तो वह भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। भोलू राजा से बोला, महाराज, आप निश्चित रहें, आपका ये राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं हो पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगें। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा। भोलू हजाम की डर के मारे घिघी बंध गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसके स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी देता रहता था। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उनके सींगों के बारे में सोचता रहा। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। जब भोलू नाई अपने घर पहुंचा तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। असल बात ये थी कि भोलू नाई को राजा के बारे में जो रहस्य पता था वह उसे अपने भीतर नहीं रख पा रहा था। जब उसकी पत्नी ने अपने पति की तबीयत खराब होते देखी तो उससे पूछने लगी, क्यों जी, क्या बात है? आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। भोलू कहने लगा, भाग्यवान, पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। तब भोलू नाई के मन में यह विचार आया कि क्यों ना वे राजा के रहस्य के बारे में अपनी पत्नी को ही बता दे, जिससे कि उसका पेट ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा यह विचार आया कि उसकी पत्नी तो बहुत ही बातूनी है। यह रहस्य जानकर वे अवश्य ही इसके बारे में पूरे गांव में बता देगी और फिर राजा मुझे दंड देंगे।
यह सोचकर वह बात बदलते हुए कहने लगा, भाग्यवान, मुझे लगता है कि मुझे एक बार वैद्य जी के पास जाकर मिल लेना चाहिए। और उसके बाद भोलू नाई वैद्य जी के घर जा पहुंचा। उसने वैद्य जी को प्रणाम करते हुए कहा, वैद्य महाराज जी, मेरे पेट में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही दर्द हो रहा है। वैद्य ने भोलू नाई की नब्ज देखी, उसकी सारी जांच की और फिर कहने लगा, अरे भाई भोलू, मेरे हिसाब से तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तुम्हें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। लगता है तुम्हें कोई ऐसा रहस्य मालूम है जिसे तुम दूसरों को बताना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे पेट में ये दर्द हो रहा है। भोलू नाई कहने लगा, वैद्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजा के बारे में एक रहस्य की बात मुझे मालूम है। वो रहस्य की बात मैं किसी को बताना चाहता हूँ, परंतु मुझे भय है कि अगर राजा को इस बारे में पता चल गया तो वह मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। क्यों ना मैं वो बात आपको बता दूं। मुझे पक्का विश्वास है कि आप यह बात आगे किसी और से नहीं कहेंगे। वैद्य पहले तो घबरा गया और फिर भोलू नाई को डांटते हुए कहने लगा, अरे नहीं भाई नहीं, मुझे ऐसा कोई रहस्य नहीं जानना जिससे मेरी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन हाँ, जब तक तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी यह बीमारी ठीक नहीं होगी। बेचारा भोलू नाई निराश होकर वहां से अपने घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू नाई जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को रह रहकर सींग याद आ रहे थे। फिर यकायक वह उठकर खड़ा हो गया। भोलू बोला, वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूँ ना राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल सकता नहीं और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उनके 2 सींग हैं। इतना कहकर हजाम बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही गया। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू खुश था, उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है। वह सोचने लगा, इस लकड़ी का ढोल तो बहुत अच्छा बनेगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। ढोल वाला खुश होकर बोला, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। कल बाजार जाकर इसे अच्छे दामों पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़े होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर निकला। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू, यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर
ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धक से रह गया। ढम 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 ढोल बजा, ढम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उनके 2 सींग हैं। लोग वहाँ जड़बत खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। ढोल वाला बहुत ही हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया और फिर कितना मजाक और कितने ताने। उफ, हमारे राजा के 2 सींग, हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मराज को यह बात पता चली तो वह दुखी भी हुए और नाराज भी। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा और वे गरजते हुए बोले, उस ढोल बाले को पकड़कर यहाँ ले आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के सामने प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। राजा फुंकारते हुए बोला, बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराज, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलवाया और कहने लगे, जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची वह तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं। डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। राजा धर्मराज ने उससे पूछा, तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला, मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा पहले ना कभी देखा ना सुना। अब राजा परेशान हो उठा। आखिर लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। राजा सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता है और वह था भोलू नाई। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी राजा अपने सैनिकों से बोला, भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश किया जाए। राजा के सैनिक भोलू नाई के घर गए और उसे बुलाकर दरबार में ले आए। भोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। राजा उससे कहने लगा, भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच सच उगल दो, वरना सजा पाओगे। डर से भोलू हकलाने लगा, महाराज, आप तो जानते ही हैं, मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा धर्मराज रुखाई से बोला, बोलते रहो, फिर क्या हुआ? भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा, एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस
आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था कि काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान, क्या मालूम था कि इस पेड़ की लकड़ी ही बोल पड़ेगी। बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली और वह सोचने लगा, अच्छा अब समझा, वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया वह बोलने लगा और जो कुछ भोलू नाई ने मेरे सींगों के बारे में कहा वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू नाई शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। राजा उन तीनों से बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिंकी प्राइमरी स्कूल की एक टीचर थी। सुबह सुबह उसने स्कूल में अपने पहले पीरियड में ही बच्चों से एक टेस्ट लिया था और उनकी कॉपियां जांचने के लिए घर में ले आई थी। बच्चों की कॉपियां देखते देखते उसके आंसू बहने लगे। उसका पति वहीं बैठा टीवी देख रहा था। उसने पिंकी से रोने का कारण पूछा तो टीचर पिंकी बोली, सुबह मैंने बच्चों को मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश विषय पर कुछ पंक्तियां लिखने को कहा था। एक बच्चे ने इच्छा जाहिर की कि भगवान उसे टेलीविजन बना दे। यह सुनकर पतिदेव हंसने लगे। तभी टीचर पिंकी बोली, आगे तो सुनो, बच्चे ने लिखा है, यदि मैं टीवी बन जाऊंगा तो घर में मेरी एक खास जगह होगी और सारा परिवार मेरे इर्द गिर्द रहेगा। जब मैं बोलूंगा तो सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, मुझे रोका टोका नहीं जाएगा और ना ही उल्टे सवाल होंगे। जब मैं टीवी बनूंगा तो पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद भी मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब तनाव होगा तो वे मुझे डांटेंगी नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहेंगी। मेरे बड़े भाई बहनों के बीच मेरे पास रहने के लिए झगड़ा होगा। यहाँ तक कि जब टीवी बंद रहेगा तब भी उसकी अच्छी तरह देखभाल होगी। और हाँ, टीवी के रूप में मैं सबको खुशी भी दे सकूंगा। यह सुनने के बाद पति भी थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, हे भगवान, बेचारा बच्चा, उसके माँ बाप तो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते होंगे। टीचर पिंकी ने आंसू भरी आंखों से अपने पति की ओर देखा और बोली, जानते हो यह बच्चा कौन है? हमारा अपना बच्चा, हमारा छोटू। तो दोस्तों सोचिए, यह छोटू कहीं आपका बच्चा तो नहीं। मित्रों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें वैसे ही एक दूसरे के लिए कम वक्त मिलता है और अगर हम वो भी सिर्फ टीवी देखने, मोबाइल पर गेम खेलने और फेसबुक से चिपके रहने में गवा देंगे तो हम
कभी अपने रिश्तों की अहमियत और उससे मिलने वाले प्यार को नहीं समझ पाएंगे। प्रयास करें कि हमारी वजह से किसी छोटू को टीवी बनने के बारे में ना सोचना पड़े। धन्यवाद।